नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के गुप्ता, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, फाउंडर डायरेक्टर AKG OVM's मेडिकल सेंटर एंड प्रेसिडेंट होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट ब्रांच। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना और होम्योपैथी के ऊपर। कोरोना जो कि महामारी जो आज इतनी फैली हुई है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड, और दिल्ली में खासतौर पर इसका प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आम जनता काफ़ी ग्रसित है, परेशान है, और इसकी पूरी जानकारी लोगों को अभी तक नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या किया जाए। हालांकि सरकार ने काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु किसी भी तरह से इस पर काबू पाया नहीं जा सका। इसके कुछ विशेष कारण रहे हैं जिसमें कि हम मान सकते हैं कि जो एहतियात बरतनी चाहिए थी जिस तरह की से पूरी तरह नहीं बरती गई, और जो सावधानियां और जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो शायद पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, ना राज्य सरकार की तरफ से और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से। और बाद में अब तो ये आलम है कि अब लोगों को कह दिया गया कि आप अपना ख्याल रखें। तो ऐसे समय में एक आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल है उसको किस तरीके से समझा जाए और झेला जाए। तो मैं यहाँ पे इस माध्यम से और चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और क्योंकि हम इसमें जो जानकारी साझा करना चाह रहे हैं वो एक आम जनता के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाली है और सिद्ध हो सकती है। मेन कारण ये है कि जैसे हम जानते हैं कि ये एक नया वायरस है जो कि चाइना से आया था, कोविड-19 के नाम से है, और इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इसका बढ़ोतरी होती है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मली 4 दिन से लेकर 14 दिन तक माना जाता है। जबकि आदमी को अगर उससे ग्रसित हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, संक्रमित हुआ है, तो उसको लक्षण आने में 4 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में कभी भी हो सकते हैं। और कुछ देखने में ऐसे भी आ रहे हैं जो मरीज जिनको कि कोविड-19 पॉजिटिव है परंतु उनमें अभी तक कोई लक्षण नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें लक्षण है और कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति और जो मरीज है बड़ी असमंजस वाली स्थिति में होता है कि वो करे तो क्या करे। और कुछ सरकार के जो निर्देश आए दिन बदलते रहते हैं, उसमें उसकी वजह से बहुत परेशानियां हो रही हैं लोगों को कि कभी टेस्ट कराया जाए या नहीं कराया जाए, किस स्थिति में टेस्ट कराए जाएंगे और किस स्थिति में टेस्ट नहीं कराए जाएंगे, और प्राइवेट लैब्स कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे समय में एक आम व्यक्ति काफ़ी परेशानी महसूस कर रहा है। अब हम जानते हैं कि ये जो इसका लक्षण क्या है, कि हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि किसी को कोरोना के से ग्रसित हो गया। सबसे पहले तो उसमें यहाँ पे मैं सचेत करना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति जिसको नज़ला, जुकाम, खांसी या बुखार है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड से ही पीड़ित हो, परंतु ऐसे में एहतियात बरतना भी आवश्यक है। अगर आपको इस तरीके की कोई सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कोई कोल्ड हुआ, गले में खराश हुई और बुखार आया। आमतौर पे जो कोविड पेशेंट होते हैं इनमें बुखार की जो स्थिति होती है काफ़ी गंभीर होती है। नॉर्मली हाई फीवर जाता है 100, 200, 300, 4 तक का, और उसके साथ चिल जिसे हम ठंड कहते हैं वो भी लगती है, और उसके साथ खांसी में सूखी खांसी आना, गले में खराश होना, बॉडी एक होना, शरीर टूटना, सिर में जकड़न, और किसी किसी केस में नॉजिया, वॉमिटिंग या मुंह का टेस्ट और सूंघने की शक्ति खोना, ये भी उनके कुछ लक्षण हैं। ये लक्षण जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें भी हो सकते हैं, परंतु उनमें जो बुखार की तीव्रता होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। नॉर्मली उसमें लो ग्रेड फीवर होता है और जो कि 1-2-3 दिन के बाद उतर भी जाता है। पर इस संक्रमित रोग जो कि कोविड-19 का है, इसमें फीवर परसिस्ट करता है। इट कैन टेक अप टू अराउंड 8 to 10 days, 12 days, और डिस्पाइट ऑफ दवा लेने के बावजूद भी बुखार पूरा नीचे उतरता नहीं है। तो ऐसे समय में आदमी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक ये कि अगर जैसे ही पता चलता है कि आदमी को जल्दी इस तरीके के लक्षण हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, ताकि वो दूसरे किसी व्यक्ति को संक्रमित ना कर पाए, भूल से भी और अनजाने से भी। आइसोलेशन का मतलब ये है कि वो अपने आप को उनसे अलग रखें, उनके कांटेक्ट में ना आए,
और जो बाकी लोग हैं अगर वो उसके आते हैं वो पूरी एहतियात बरत के आएँ, जैसे कि मास्क पहनना, जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो बेहतर है कि मास्क का उपयोग किया जाए। पहले ही कहा गया था कि मास्क की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब ये देखने में आ रहा है कि मास्क की आवश्यकता है और सरकार ने इसे अनिवार्य भी कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि जहाँ तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का है तो उसमें है कि अगर आदमी के छींकने या खांसने से जो वायरस या विषाणु आते हैं तो वो करीब 2 मीटर तक की दूरी तक फैल सकते हैं। तो अगर आप इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कि 2 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अराउंड 6 फीट का, तो संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है कि आप रेगुलर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, कम से कम 20 सेकंड के लिए। और हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उसमें एक याद रख सकते हैं जिसको हम कहते हैं सुमन के, कि सीधा उल्टा मुट्ठी, अंगूठा और कलाई, इसमें सारी चीज़ों को पूरा अच्छी तरह से साबुन का उपयोग करें और पानी से उसको धोने के बाद आपके संक्रमण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप हैंड सैनिटाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर कहीं पे आपको आना जाना है, अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, जितना हो सके आप बाहर जाना अवॉइड करें। ये तो भी कुछ जो अपनी एहतियात बरतने की बात है। हाँ, घर को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, घर को सैनिटाइज करें। किसी घड़ी घड़ी मुंह पे हाथ ना लगाएं, गले में और नाक पे ना पहुँचे, आंखों को ना पहुँचे, हाथ ना लगाएं। तो इन चीज़ों को जितना आप बचा सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है अपने आपको संक्रमित होने से रोकने के लिए। परंतु फिर भी ये देखा गया कि कुछ लोगों को डिस्पाइट ऑफ ये सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी संक्रमण हुआ। अब इस संक्रमण होने के बाद सबसे पहले एहतियात के तौर पे तो ये है कि जैसे आपको गला खराब हो तो आप कोशिश करेंगे, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उसकी वेट ना करें कि पहले गला खराब हो तभी आप ये एहतियात बरतनी शुरू करें। तो एक कुछ साधारण उपाय हैं जो कि जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री ने भी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए वो भी बताया। और वैसे भी जो हम घरों में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गर्म पानी का सेवन करना या चाय का लेना, ताकि जिससे गला आपका साफ रहे। अगर गले में कोई इरिटेशन वगैरह होती है तो उन चीज़ों को आप गर्म चाय या गर्म पानी से इलायची के साथ या उसकी जो मुलट्ठी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, लौंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो जहाँ तक सवाल है कि हमारी होम्योपैथी का, तो होम्योपैथी में आयुष मिनिस्ट्री और सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी ने एक दवा का चयन किया था जिसमें कि आर्सेनिक एल्बम 30 के लिए कहा गया था कि 3 दिन उपयोग करें, 3 दिन लगातार खाली पेट एक खुराक ली जाए, तो उससे जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यहाँ पे ये चीज़ मैं एज अ होम्योपैथ डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग डेफिनेटली अच्छा है, हम भी लोगों को बता रहे हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ आर्सेनिक एल्बम 30 लेना शुरू कर दें ये सोच के कि अगर आप जितनी ज़्यादा दवाई लेंगे तो शायद आपको बिल्कुल भी उसका असर संक्रमण होने का चांस नहीं हुआ, ऐसा कतई नहीं है। और कुछ दवाएं और भी हैं, तो अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो बेहतर यही होगा कि आप अपने आप दवा ना लेकर आप अपने निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक को मिलें और उनके परामर्श के साथ ही दवा लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लक्षणों के आधार पर आर्सेनिक के अलावा कोई दवाई का भी चयन किया जा सकता है जो कि आपके लिए उपयुक्त हो। फिर जब ये एक बार किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तब खांसी के बाद सांस लेने में दिक्कत आना महसूस होती है, जो कि एक गंभीर रूप धारण कर रही है, जहाँ पे जिसको हम डिस्निया कहते हैं या हाइपॉक्सिक कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में मरीज को घर पे रख पाना भी मुश्किल है और उसको कब हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है इसके लिए एक हमारा बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये इसमें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप ये लगा के मरीज की ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं। ये दिखा रहा है 96 SpO2 और 84 पल्स रेट। तो इसका मतलब जो अगर आपका SpO2 लेवल 90 से कम जाता है तो ये चीज़ थोड़ी गंभीर है कि मतलब हो सकता है आपको घर में संभालने में मुश्किल है।
और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें काफ़ी हैंडी है, इट कैन बी वेरी यूजफुल। और अगर किसी के पास भी आप उससे भी देख के जांच कर सकते हैं। अगर बुखार तेज़ चल रहा है, लगातार चल रहा है, बिना दवा, इवन जैसे कोई आमतौर पे लोग एंटीबायोटिक या जैसे पैरासीटामॉल या क्रोसिन वगैरह कोई भी दवा लेते हैं और उससे उतरता तो है, पर 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, 5 घंटे बाद दोबारा चल जाता है और वो उतरता पर पूरा नहीं उतरता, तो उस चीज़ को आप हमेशा थोड़ा ध्यान में रखें कि ये कोविड के लक्षण भी हो सकते हैं। आमतौर पे जो दूसरी प्रॉब्लम होती हैं उसमें जैसे गला खराब हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ या कुछ दूसरी दिक्कत हुई, उसमें हमें होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करते हैं और उनसे मरीज अक्सर ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे समय में अगर व्यक्ति को जब कोविड लक्षण हैं और कोविड कंफर्म हो गया, तब उसका अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। और बहुत दुखद बात यह है कि आज की डेट में जैसे सरकारें कह रही हैं कि इतने बेड्स खाली हैं, उतने बेड्स खाली हैं, पर आमतौर पे ग्राउंड रियलिटी में ये देखा जा रहा है कि जो लोग इससे कोविड से पीड़ित हो रहे हैं उनको कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा और बिना एडमिशन के कई लोगों ने दम तोड़ दिया। ये एक बहुत दुखदायक घटना है और इस तरह की घटनाओं को जितनी जल्दी सरकार द्वारा रोक लगाई है उतना अच्छा है और एक आम जनता के लिए एक बहुत पीड़ाजनक बात है। ऐसे समय में मैं एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट, एज अ डायरेक्टर AKG-OEMs, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हमारी एसोसिएशन एज वेल एज फ्रॉम द फ्रेटर्निटी ऑफ होम्योपैथिक कंप्लीट फ्रेटर्निटी, मैं ये चाहूँगा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि वो जो उनका आपका नॉर्मल मैनेजमेंट कोर्स चल रहा है उसके साथ साथ होम्योपैथी की पद्धति को भी अपनाएं। तो ऐसे में क्योंकि जो पद्धति वो दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट WHO द्वारा दिया गया है, वो भी अभी तक कोई फिक्स नहीं है और उनमें जो दवाएं दी जा रही हैं उनकी वजह से कई लोगों को उनके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं और जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, जहाँ पे उनके लंग्स के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, थ्रोम्बोसिस हो रहे हैं, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरोक्विन या जो एंटी एड्स की दवाएं हैं या उसके लिए एंटी मलेरिया की दवाएं या एंटीकोगुलेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसे समय में अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की साथ में परामर्श लिया जाए तो उनके जो वाइटल्स हैं उनको चेक करने के लिए मैनेजमेंट का पार्ट, जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दी जाए या किसी और उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाए, परंतु उसके लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का चयन भी किया जा सकता है, जो कि हो सकता है कि वो ज़रूरी नहीं एक ही दवाई हर एक मरीज को दी जाए। तो ऐसे समय में सरकार से हम ये अपील करते हैं कि होम्योपैथी को पूरा चांस दें ताकि वो हम कोविड में मरीजों को ठीक कर सकें और जो इनकी ठीक होने की दर है वो उससे बढ़ जाएगी और डेथ की रेट की मात्रा काफ़ी हद तक कम होने की संभावना भी है होम्योपैथी से। और उसके साथ साथ जो कुछ परीक्षण चल रहे हैं जहाँ पे होम्योपैथी की अलग अलग जगह पे देखी हुई हैं, जो ICMR और CSIR की गाइडलाइंस के साथ हुए हैं आयुष द्वारा, तो उनमें काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले, परंतु उनका सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए कोई निर्धारित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये इसका वो है। परंतु अगर ऐसे टाइम पे जब एलोपैथी द्वारा भी पूरा कोई इलाज नहीं हो रहा, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि सरकार बाकी पद्धतियों को मौका क्यों नहीं देती। अगर इनको दिक्कत है कि ट्रायल कर रही हैं तो आप उनके लिए ऐसे किया जा सकता है कि आप एक सेंटर में पूरी खाली एलोपैथी का रखें, एक सेंटर में एलोपैथिक और होम्योपैथी का रखें, एक सेंटर में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का रखें, और ऐसे वहाँ पे जितने मरीजों की जो परीक्षण हो रहे हैं, जो जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस तरह के आप उनके वो परिणाम देख के आगे की जो आपकी प्लानिंग है उस हिसाब से कर सकते हैं, अपनी रणनीति उस हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। जहाँ तक वो सवाल है कि कुछ जो क्वारंटाइन में पेशेंट्स हैं उनको भी अगर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो उनका अगर हम पूरा वो रखें, रिकॉर्ड रखें, तो ये देखा जा सकता है कि कितने लोगों ने होम्योपैथी की प्रिवेंटिव ली, कितने लोगों ने आयुर्वेदिक की प्रिवेंटिव ली, कितने लोगों ने एलोपैथी की प्रिवेंटिव ली, और उसके बावजूद उनका सारा रिकॉर्ड देख के, डाटा देख के ये हमें पता चल सकता है कि किस पद्धति से कितना हमें लाभ हुआ है। और अल्टीमेटली जो आज के डेट में सबसे
परेशानी और दुख देने वाला सीन है कि यहाँ पे सरकारें एक दूसरे पे राजनीतिक वो दबाव या ब्लेम गेम ज़्यादा करने बजाय कि इस देखने की जो आम जनता जिसकी पीड़ित हो रही है उसको किस चीज़ से संभाला जाए। इतने इतने में बेड्स होने के बावजूद और लोगों को बेड ना मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर यही चीज़ सरकारें आपस में मिलकर, चाहे वो केंद्र सरकार हो या इवन आपकी राज्य सरकार हो दिल्ली की, मिलजुल कर हम इस बात पर देखें हमको इस सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री उनके लिए वर्क करना, ना कि हमें अपनी पार्टी के लिए, ना हमें कि उसके कि वो आंकड़े कम दिखा रहे हैं ज़्यादा दिखा रहे हैं। अगर आंकड़े कम ज़्यादा दिखा भी देंगे तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम वी शुड लुक फॉर द सोल्यूशन, एंड दिस इज द हाई टाइम जिसके अंदर ये है कि लाइक जितनी जल्दी अच्छे और दृढ़ और सकारात्मक निर्णय लिए जा सकें कंबाइंड थेरेपी के साथ का, मे बी एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। WHO ने भी माना है कि कहीं कहीं पे इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। क्यूबा जैसी कंट्री है जिसने होम्योपैथी को अपनाया और आज वो बिल्कुल करीब करीब रोग मुक्त है उनकी पूरी। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हमारे होम्योपैथी जो कि हिंदुस्तान जो कि होम्योपैथी का हब है, अभी तक उस चीज़ को अपनाने में क्यों किस बात की देरी कर रहे हैं। क्या जब पानी से ऊपर चढ़ जाएगा तब उसके बाद ये सोचेंगे। तो वाकई में आज ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी देखें और इसका कोई सकारात्मक निर्णय लेके होम्योपैथी को अपने मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ें ट्रीटमेंट के लिए, और ताकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी रोग मुक्त कर सकें और उनको इलाज कर सकें और बिना किसी परेशानी के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। क्योंकि एज वी ऑल नो दैट होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली, और ये इसको अच्छे ढंग से करती है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारा ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंसेज हमेशा तत्पर है और हमेशा तैयार है कि अगर कभी भी उसको किसी तरह का मौका मिलता है या दिया जाता है तो हम अपनी उसमें पीछे नहीं हटेंगे और हमें सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार